Hello everyone, welcome to Muskan Fry channel. I'm launching a new initiative based on your preparation, that is case study for your GS4 exam and essay writing, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट केस स्टडीज बताऊंगी जो कि अभी करंट में चलती हुई होंगी, जिनको आप अपने GS4 में या ऐसे में ऐसे यूज कर सकते हो ना, जिससे आपको आधा या एक नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। मैं बताऊंगी आप उसको कहाँ यूज कर सकते हो। और ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी होने वाला है अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, क्योंकि ये इनिशिएटिव आज तक कहीं पर भी लॉन्च नहीं हुआ है, जिसमें मैं आपको ये तो बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप GS4 में कोई केस स्टडीज करंट की लिखते हो ना, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग लिखते हैं मिथोलॉजिकल, रामायण महाभारत, ऐसा ठीक है, लेकिन वो सभी लोग लिखते हैं। आप कैसे यूनिक कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में, जिससे आपको एक दो मार्क्स जरूर मिले एक्स्ट्रा, क्योंकि एक दो मार्क्स से आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो मैं इसमें बताऊंगी इस सेशन में, जो कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको आगे कंटिन्यू करूंगी, और अगर नहीं आता फीडबैक कुछ अच्छा तो उसको क्विट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि प्रिपरेशन में आपके सपोर्ट और मेरा आपको सपोर्ट, आपका हमारा सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो मैं एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है, केस स्टडी फॉर GS4 एंड ऐसे। सो इसमें आज की दो केस स्टडीज हैं। BK पांडियन क्विट IAS एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड स्ट्राइक फॉर जेंडर इक्वालिटी। सो ये दो न्यूज आपके GS4 ऐसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। सो सबसे पहले तो आपको इस स्लाइड पर दिख ही रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो VK पानेडियन जो कि IS थे, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। ये कहाँ के थे? ये फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी थे उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के। सो इन्होंने अब उड़ीसा की रूलिंग पार्टी बीजू जनता दल को ही ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ये पहले प्राइवेट सेक्रेटरी थे, IS थे, इन्होंने इसको रिजाइन करके इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया आफ्टर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। So he has been appointed as the chairman of the 5T Transparency Technology Teamwork Time and Transformation Initiative in नवीन उड़ीसा। सो इसमें ये बोला गया कि एक IS ने अपनी जॉब छोड़ करके पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी आपको दिख रहा होगा। सो इसको आप अपने GS4 में जो गवर्नेंस टॉपिक है ना, उसमें आप यूज कर सकते हो। GS4 में सिविल सर्विसेज, उसमें और एक टॉपिक है GS2 में गवर्नेंस को लेकर, उसमें सिविल सर्विस रोल इन डेमोक्रेसी है ना, तो आप इसमें भी ये केस स्टडी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और देखेंगे इसको अच्छे से। इसमें ये बताया है कि क्या क्या इश्यूज अब अराइज होंगे। जैसे कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया पॉलिटिक्स, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ब्यूरोक्रेट्स में प्रायोरिटाइज दिस पार्टी ओवर पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अभी वो IS थे, सोचो आप, और अगर उनके मन में ये था कि हम बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो वो रूलिंग पार्टी को ज्यादा फेवर करेंगे ना, तो जो पब्लिक सर्विसेज के ऊपर वो पार्टी की पॉलिटिक्स को आगे रखे रहे होंगे। दूसरी बात पार्टीशन की, जैसे GS4 में हम लोग को सिखाया जाता है कि न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना चाहिए, इम्पार्शलिटी डिसीजन मेकिंग में रखना चाहिए, अंडरमाइनिंग ट्रस्ट होगा, पब्लिक पॉलिसीज पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा रहेगा कि वो तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, उनका तो ऐसे चलता है, ऐसे सोचेगी पब्लिक। और पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगा, इन्फ्लुएंस होगा, पोटेंशियल फॉर अनफेयर एडवांटेज एंड अनएथिकल इन्फ्लुएंसेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट ज्यादा करेंगे ये। और जो इनसाइड नॉलेज इनका एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी मिली होगी ना IS के रूम में, वो लीक कर सकते हैं रूलिंग पार्टी को। सो ये इशू अराइज हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पेरिस कमेटी बनाई गई थी सिविल सर्विस के रिफॉर्म को लेकर, तो एक उनमें से होता कमेटी भी थी 2004 में। उसने रिकमेंड किया था कि जो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, रिटायरमेंट या फिर इनकी जॉब का टर्न ओवर खत्म हो जाने के बाद कुछ टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए जो कि 2 साल का हो, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर ही नहीं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाए, जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन अराइज ना हो सके। सो ये
कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की है। सो इसको आपको कहाँ यूज करना है, GS4 में, GS2 में। सो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट केस स्टडी की ओर। सो ये केस स्टडी है स्ट्राइक फॉर जेंडर इक्वालिटी के बारे में। आइसलैंड में एक रिसेंट प्रोटेस्ट जारी हुआ है जिसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर कैथरीन जैकोबस्टर ने भी साथ दिया है वहां की 1 डे स्ट्राइक बाय वुमेन्स का। अब ये प्रोटेस्ट हो क्या हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। क्योंकि क्या होता है, ग्लोबल जेंडर गैप में ये जो आइसलैंड है वो टॉप पर है, 14 साल से लगातार। लेकिन क्या देखा जा रहा है, अभी भी जो जेंडर पे गैप है ना, 21% लेस है विमेन्स के लिए एज कम्पेयर टू मैन। वहां पर जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखे जा रहे हैं, जो कि 40% ऑफ वुमेन्स वहां की को अफेक्ट करते हैं। इसलिए वहां पे ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है कि जो सोसाइटल माइंडसेट है ना, उसको चेंज कर लीजिए आप लोग, और इनइक्वालिटी जो मेंटेन जो आप लोगों ने स्टार्ट किया ना, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कीजिए। In 1975, Iceland's movement staged their first strike leading to the law granting equal rights regardless of gender a year later. तो आप इसका यूज कहाँ से कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो कि कैसे जेंडर इक्वालिटी हाई डेवलप्ड कंट्रीज में भी अभी तक बनी हुई है। तो आप डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में तो क्या ही सोचोगे। सो ऐसा नहीं है कि जो डेवलप कंट्री उनमें इनइक्वालिटी नहीं, उनके यहाँ भी है लेकिन उनके यहाँ कम मात्रा में। सो हमको इसको यूज कर सकते हैं हमारे GS3 में। इकोनॉमी से इनफॉर्मलाइजेशन होता है ना, इसमें विमेंस की कंडीशन भी आती है इनफॉर्मल वर्कर में, केयर इकोनॉमी में। सो जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी रहती है। और इंडियन सोसाइटी में तो अब विमेंस का टॉपिक है ही, तो उसमें तो लिख ही सकते हो केस स्टडी। सो बस आपको ये पता होना चाहिए, दो छोटी छोटी सी केस स्टडी थी, पर इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक मार्क्स आपके जरूर बढ़ा। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमको बताइए उसको ये कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे ये अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रही थी मैं, बस आपका सजेशन चाहिए। सो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। सो थैंक यू, बाय बाय।